हेलो, नमस्कार साथियों। मैं दीपू एक बार फिर एग्जाम एजुकेशन में आपका स्वागत, अभिनंदन। साथियों, हम शिक्षण अभिरुचियों के बारे में चर्चा कर रहे थे और शिक्षण अभिरुचियों में हमने एमसीक्यू की श्रृंखला स्टार्ट कर रखी है। और एमसीक्यू में हम ये भी देख रहे हैं कि फिलहाल का पैटर्न क्या चल रहा है। उन तमाम बातों को ध्यान में रखकर हम शिक्षण विधियों के जो एमसीक्यू है वो कर रहे हैं। साथियों, आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा टॉपिक आपका क्लियर होता जाएगा। और साथियों, यही सब्जेक्ट है जिसमें से आप पूरे में से पूरे नंबर ला सकते हो, यानी फ्री पॉकेट के कहें तो वह इसी में से आते हैं। और बात करें यानी पिछले जो 4-5 सालों के जो पेपर हैं उन्हीं से हूबहू कॉपी हो रहे हैं, तो आप बार बार प्रैक्टिस करते रहिए। तो चलिए अपने स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन क्या है? यदि कोई बालक कक्षा में लेट आता है, यदि कोई बालक कक्षा में लेट आता है तो आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? कोई बालक है वो कक्षा में लेट आ रहा है, आप शिक्षक होने के नाते उसके साथ कैसा व्यवहार करेंगे? नंबर 1, उसे डांटेंगे, यानी उसको धमकाएंगे, डराएंगे ताकि वह गलती दोबारा न करे। या फिर नंबर 2, प्रधानाचार्य को बताएंगे, या फिर उसकी शिकायत आप हेडमास्टर से करोगे, या फिर उसके माता पिता से संपर्क करोगे, यानी आप उनके माता पिता से जाकर मिलोगे, या फिर बच्चे से बातचीत करके कारण जानने का प्रयास करोगे। तो यानी सबसे बेस्ट ऑप्शन, अपने को तो पॉजिटिव आंसर ढूंढना है कि इसमें बात सकारात्मक कौन सी है और कौन सी बात के अंदर अच्छा स्पष्टीकरण है, उसी के अकॉर्डिंग क्या करना है, अपने का उत्तर देना है। तो बातचीत से बच्चे से क्या करेंगे? अपन बातचीत करेंगे, यानी बच्चा जैसे ही लेट आता है अपन बच्चे के साथ संप्रेषण करेंगे, बातचीत करेंगे। और बातचीत करने के दौरान यह पता लगाएंगे कि बच्चा आखिर लेट आ रहा है तो उसका कारण क्या है, यानी कारण जानने का क्या करेंगे? प्रयास करेंगे, कारण जानने का प्रयास करेंगे। तो ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालक केंद्रित शिक्षा का भाग नहीं है। बालक केंद्रित शिक्षा का भाग नहीं है गृह कार्य प्रदान करना। नंबर 2, बालक को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना। नंबर 3, बालक की सृजनात्मकता को बढ़ावा देना। और नंबर 4, बालक के अनुभव को प्राथमिकता प्रदान करना। यानी इसमें यह पूछ रहा है, एक बाल केंद्रित शिक्षा होती है और एक शिक्षक केंद्रित शिक्षा। बाल केंद्रित जिसमें बालक एक्टिव रहता है, बालक सबसे ज्यादा एक्टिव रहता है, उसको क्या कहते हैं? बाल केंद्रित कहते हैं। जैसे किंडरगार्टन विधि फ्रोबेल के द्वारा दी गई थी और उसमें क्या रहता है? बच्चा एक्टिव रहता है। और जैसे प्रश्नोत्तरी, यानी जिसमें बच्चा भी क्या रहता है? टीचर के साथ इन्वॉल्व रहता है, जो किसके द्वारा दी गई थी? सुकरात के द्वारा दी गई थी। तो यह पूछ रहा है कि बालक केंद्रित शिक्षा का भाग नहीं है, तो गृह कार्य प्रदान करना कहीं न कहीं ये क्या है? बालक केंद्रित शिक्षा का भाग नहीं है। इसका बालक केंद्रित शिक्षा का भाग नहीं है। नंबर 1 ऑप्शन सही हो जाएगा, नहीं पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन, पढ़ाते समय सामान्य कक्षा में अध्यापक का सर्वाधिक ध्यान किस मनोवैज्ञानिक तथ्य पर होना चाहिए? यानी आप पढ़ा रहे हो, टीचर होने के नाते आप कक्षा में पढ़ा रहे हो, तो आप सबसे ज्यादा मनोवैज्ञानिक तथ्य पर किस पे ध्यान दोगे? शिक्षण तकनीकी पे, या फिर शारीरिक क्षमता पे, या फिर व्यक्तिगत विभिन्नता पर, या फिर पारिवारिक स्थिति पर। यानी व्यक्तिगत विभिन्नता, यानी छात्रों के लेवल को ध्यान में रखकर आप क्या दोगे? क्लास के अंदर शिक्षा दोगे, बच्चे का लेवल जानोगे कि कौन सा बच्चा किस लेवल का है। उन सभी बच्चों के लेवल को ध्यान में रखते हुए आप उनको क्या दोगे? शिक्षण करवाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक शिक्षक यह समझता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के मनोविज्ञान में लड़कियों से अच्छे हैं, यह दर्शाता है। यह रीट में भी बहुत बार पूछा जा चुका है, सीटेट के अंदर भी बहुत बार पूछा जा चुका है, यानी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि जब एक शिक्षक यह समझता है कि यह लड़का है, यह लड़की है, यानी दोनों में क्या करता है? भेदभाव करता है, तो यह क्या है? कहीं न कहीं लिंग पक्षपाती धारणा है टीचर की, रूढ़िवादी धारणा है, जिसके अंतर्गत वो क्या कर रहा है? लड़के व लड़कियों में क्या कर रहा है? भेद कर रहा है। तो ऐसा टीचर होने के नाते
हमें नहीं करना चाहिए। इससे समाज में क्या आ जाता है, गलत मैसेज जाता है। यानी लिंग पक्षपात की धारणा है वो नहीं होनी चाहिए। लिंग पक्षपात की धारणा है वो नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये कहीं न कहीं समाज में क्या करता है, रूढ़िवादिता को बढ़ावा देता है। तो लिंग पक्षपाती नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रभावी संप्रेषण की मुख्य विशेषता। संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन यानी बातचीत करना, आपस में बातचीत करना। संप्रेषण का मतलब ही क्या होता है, बातचीत करना, कम्युनिकेशन करना, यानी बातचीत करके अगले को क्या करना, प्रभावित करना। और बातचीत भी इसी प्रकार करोगे ताकि आपकी बातों से अगला क्या हो, संतुष्ट हो और आपकी बात अगले को समझ में आ जाए। यानी इस प्रकार प्रभावी तरीके से आप करोगे, शिक्षण प्रदान करोगे। इस प्रकार प्रभावी तरीके से आप बच्चों को क्या करोगे, शिक्षण प्रदान करोगे। और उसके बाद उससे क्या लोगे, आप फीडबैक लोगे। फीडबैक मतलब पृष्ठ पोषण, यानी उससे अगर जवाब मिलता है कि हाँ ये फला बात जो समझाई है आपने ये मेरे समझ में आ गई, तब बच्चे का संप्रेषण है वो क्या माना जाएगा, कंप्लीट माना जाएगा। तो संप्रेषण में बातचीत होना और उसके बाद फीडबैक मिलना क्या होता है, जरूरी होता है। सबसे पहले क्या होता है, संप्रेषण के अंदर प्रेषक होता है। प्रेषक का मतलब होता है जो संदेश को भेजता है, संदेश को बताता है, संदेश को बोलने वाला क्या होता है, प्रेषक। उसके बाद में कोडिंग होती है, फिर डी कोडिंग होती है, और उसके बाद में किस माध्यम से आप अगले के साथ संप्रेषण कर रहे हो वो माध्यम होता है। और उसके बाद यानी जिसको भेज रहे हो, प्रेषक जिसको प्रेषिती जिसको बोलते हैं। और उसके बाद क्या लेते हो आप, फीडबैक लेते हो। और फीडबैक से पता चलता है कि यह संप्रेषण है यह प्रभावी है या नहीं। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, प्रभावी संप्रेषण की मुख्य विशेषता है। तो इसमें एक प्रेषक होता है और एक प्रेषिती, यानी भेजने वाला और प्राप्त करने वाला। इस प्रकार ये क्या है, एक द्विमार्गी प्रक्रिया। संप्रेषण क्या है, द्विमार्गी प्रक्रिया है। तो अपना ऑप्शन क्या कर रहा है, मुख्य विशेषता पूछ रहा है, यह द्विमार्गी प्रक्रिया है। नंबर 2, यह स्वेदी सक्रियता पर निर्भर करता है। नंबर 3, यह बोलने का कौशल है। नंबर 4, यह विकास का साधन नहीं है। यह विकास का साधन नहीं है, अपने को मुख्य विशेषता पूछ रहा है। तो यानी यह क्या है, द्विमार्गी प्रक्रिया है। द्विमार्गी प्रक्रिया है, तो ऑप्शन ए अपना क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संप्रेषण की मुख्य सिद्धांत, यानी जब संप्रेषण कर रहे हो तो उसमें कौन सी बातों को ध्यान में रखकर संप्रेषण किया जाना चाहिए। तो नंबर 1 ऑप्शन क्या कहता है, स्पष्टता होनी चाहिए, उपयुक्तता होनी चाहिए। नंबर 3, प्रतिकूलता होनी चाहिए। नंबर 4, लचीलापन होना चाहिए। तो संप्रेषण कर रहे हो तो वो क्या होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए। भाई स्पष्ट संप्रेषण करोगे, स्पष्ट बोलोगे तभी तो अगले के समझ में आएगा। तो क्या होनी चाहिए, संप्रेषण जब बातचीत करते हो उसमें स्पष्टता होनी बिल्कुल जरूरी होती है। तो क्या होना चाहिए, स्पष्टता होनी चाहिए। तो नंबर ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक अध्यापक की सर्वाधिक अनिवार्य व्यावसायिक योग्यता होती है। क्या कर रहा है, एक अध्यापक है, उसके लिए सर्वाधिक व्यावसायिक योग्यता कौन सी अनिवार्य होती है। नंबर 1, उन्नत दृष्टिकोण। नंबर 2, एक तंत्रीय दृष्टिकोण। नंबर 3, व्यवसाय के लिए प्रेम। नंबर 4, व्यवसायिक प्रशिक्षण। टीचर हो या फिर किसी और फील्ड के अंदर हो, यानी जो भी काम कर रहे हो उसमें क्या होनी चाहिए, कुशलता होनी चाहिए, स्किल होना चाहिए। ऐसे नहीं फॉर्मेलिटी पूरी कर दी, टाइम पास कर रहे हो। यानी कहीं ना कहीं अपने काम को क्या करो, मन लगाकर करो, उसमें कौशलता प्राप्त करो, निपुणता प्राप्त करो, तभी क्या होता है, वो प्रभावी होता है। तो व्यवसाय के लिए क्या होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए, व्यवसाय में जुनून होना चाहिए, चाहे वो किसी भी प्रकार का आप व्यवसाय कर रहे हो। यानी कई बार आपने नाम सुना होगा MBA चाय वाला। तो चाय वाला रेडी लगा रहा है, इसका मतलब यह नहीं है कि उसका व्यापार छोटा है बड़ा। काम के प्रति अगले का जुनून कैसा है, किस प्रकार वो अपना व्यक्तित्व स्थापित करता है, किस प्रकार लोगों के साथ संप्रेषण करता है, किस प्रकार वो अपने काम को जुनून के साथ करता है। तो यह मायने रखता है कि कहीं ना कहीं अपने काम के अंदर क्या होना चाहिए, कौशलता होनी चाहिए, प्रवीणता होनी चाहिए, स्किल होना चाहिए। तो नंबर 3 ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक अध्यापक अपने कार्यों को नकारता है, एक अध्यापक है वो अपने कार्य के लिए आनाकानी कर रहा है और कक्षा शिक्षण से बचता है,
तो इसका कारण क्या हो सकता है? यानी कोई अध्यापक है, वो अपने कार्य के अंदर क्या कर रहा है, कहीं ना कहीं बचाव कर रहा है, और बचाव भी किस प्रकार का? या तो उसके अंदर नैतिक मूल्य का अभाव है, या फिर नंबर 2 शिक्षण अभिक्षमता का अभाव है, नंबर 3 कार्य करने की क्षमता का अभाव है, नंबर 4 व्यवसायिक नैतिकता का अभाव प्रतिबद्ध है। यानी टीचर क्या कर रहा है, पढ़ाने के लिए आनाकानी कर रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं क्या है, अपने कार्य में क्या है, प्रवीण नहीं है, कार्य करने की क्षमता का क्या है, उसके अंदर अभाव है। तो नंबर सी ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी अपने को पॉजिटिव आंसर देना है, और शिक्षण अभिरुचि में सबसे सामान्य एवं कॉमन बात यही ध्यान में रखनी है कि अगला पॉजिटिव क्या है, पॉजिटिव क्या पूछ रहा है, और पॉजिटिव अगर पूछ रहा है तो उसका अगला स्पष्टीकरण देगा अपने को। यानी अपने को सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव बात तलाशनी है कि कौन से ऑप्शन के अंदर अगला सकारात्मक तरीके से, पॉजिटिव तरीके से बात कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा में सुधार किस प्रकार संभव है? अगर आप शिक्षा में सुधार करना चाहते हो तो किस प्रकार संभव हो? नंबर 2 प्रशासनिक सुधार द्वारा, अगला परीक्षा पद्धति में परिवर्तन करके, या फिर शिक्षा पे अधिक धन व्यय करके, या फिर श्रेष्ठ शिक्षक की नियुक्ति करके। यानी प्रशिक्षण में सुधार कर रहे हो, शिक्षा के अंदर सुधार कर रहे हो, तो सबसे ज्यादा क्या होना चाहिए कि श्रेष्ठ शिक्षकों की क्या करनी चाहिए, नियुक्ति करनी चाहिए, तभी कहीं ना कहीं शिक्षा क्या होगी, अच्छी हो पाएगी। तो ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, छात्रों को पाठ समझ में नहीं आने पर अध्यापक को चाहिए। यानी आपने क्लास में पाठ पढ़ाया, वो बच्चों के समझ में नहीं आया, तो अध्यापक होने के नाते आप क्या करोगे? नंबर 1 ऑप्शन क्या कर रहा है, दोबारा समझाओगे, या फिर उसे कहोगे यह समझ में नहीं आया तो अगला पाठ शुरू करते हैं, या फिर प्राचार्य से बात करोगे, या फिर प्रश्न पूछोगे। यानी अपनी कमी छुपाने के लिए, या फिर बालक से क्या करोगे, प्रश्न पूछोगे। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है वो देखना है। यानी अगर एक बार पढ़ाने से बच्चे के समझ में नहीं आया, तो सबसे पहले ये देखोगे कि बच्चे के समझ में क्यों नहीं आया, क्या कारण है, और कारण जानकर फिर उसका क्या करोगे, निवारण करोगे। और निवारण या तो अपना तरीका चेंज करोगे, या फिर अपनी शिक्षण विधि जो पढ़ाने का जो मेथड है वो चेंज करोगे। या तो इस ऑप्शन के हिसाब से करना है अपने को। तो यानी सबसे ज्यादा स्टिक ऑप्शन ये बैठ रहा है कि क्या करेंगे, दोबारा समझाएंगे, क्या करेंगे, बच्चे को दोबारा समझाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा में पढ़ाते समय शिक्षक को चाहिए, कक्षा में पढ़ाते समय शिक्षक को चाहिए छात्र से सक्रिय सहयोग का प्रयास करे। यानी जितना अध्यापक एक्टिव है उतना ही बच्चा एक्टिव रहे, यह उम्मीद करनी चाहिए। नंबर 2 छात्रों को निष्क्रिय श्रोताओं के रूप में रखे। यानी टीचर एक्टिव है, बच्चों को डीएक्टिव रखे, या फिर छात्रों पर कोई ध्यान न देंगे। यानी जिस तरीके से बच्चे पढ़ रहे हैं, जिस वे में पढ़ रहे हैं, समझ में आया नहीं आया, बच्चे एक्टिव है नहीं है, इसका कोई लेना देना नहीं है, या फिर ऐसे सोचोगे, या फिर छात्रों की कठिनाइयों को दूर करेंगे। तो कक्षा में पढ़ाते समय छात्रों का सक्रिय सहयोग क्या करोगे, यानी छात्र भी टीचर के साथ एक्टिव रहे, इन्वॉल्व रहे, कोई भी एक्टिविटी हो, अगर आप छात्र केंद्रित करके पढ़ाओगे तो बच्चे को अच्छे से समझ में आएगी। और वैसे भी आपको पता है विधियां 2 प्रकार की, परंपरागत और अध्यापक केंद्रित। यानी आज की जो शिक्षा नीति है वो ये कह रही है कि बच्चा एक्टिव होना चाहिए, यानी बाल केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए। अध्यापक का काम सिर्फ और सिर्फ मार्गदर्शक का होना चाहिए। यह कौन कह रही है, हमारी जो शिक्षा नीति है वो कह रही है। तो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा में छात्रों को प्रेरित करने के लिए शिक्षक को चाहिए, यानी कक्षा में छात्रों को मोटिवेट करना है, बालकों को मोटिवेट करना है, तो आप क्या करोगे? हमेशा छात्रों को सराहना करोगे, यानी बालकों की क्या करोगे? आप सराहना करोगे, प्रशंसा करोगे। नंबर 2, हमेशा छात्रों की आलोचना करें। नंबर 3, विवेक से प्रशंसा और आलोचना का उपयोग करें। नंबर 4, ऐसी टिप्पणियां दे जो ना ही सराहना हो और ना ही आलोचना इंगित करे। तो क्या करोगे? यानी कक्षा में छात्र को प्रेरित करने के लिए विवेक से प्रशंसा करोगे। प्रशंसा भी करोगे तो कैसे करोगे? विवेक से करोगे, और आलोचना भी क्या करोगे? विवेक से करोगे, सोच समझ के करोगे, ताकि बच्चे के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई गलत प्रभाव न पड़े। इस बात का आप विशेष ध्यान रखोगे। तो ऑप्शन स। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा में पढ़ाने के दौरान एक छात्र प्रश्न पूछता है, शिक्षक को चाहिए उसे तत्काल उत्तर दे। यानी आप क्लास के अंदर पढ़ा रहे हो और बीच में किसी बालक या बालिका ने आपसे क्वेश्चन पूछ लिया, तो आपका क्या फर्ज बनता है? या तो उसे तत्काल सही जवाब दोगे, यानी जिस टाइम बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है उसी टाइम आप उसका उत्तर दोगे, या फिर छात्र को उत्तर के लिए कालांश के बाद आने के लिए कहोगे, या फिर उसको ऐसे बोलोगे कि इस प्रश्न का उत्तर है वो मैं क्लास के बाद बताऊंगा। कई बार टीचरों को देखा होगा, वो ऐसे ही कहते हैं क्लास के बाद मिलना। नंबर 3, उसे डांटेंगे, उसे कहेंगे शिक्षण में बाधा उत्पन्न न करें। यानी अगर आपको नहीं आ रहा है तो बच्चे को डांटोगे और यह कहोगे कि आपके बीच बीच में ट्यूशन पूछने से क्लास बाधित होती है, तो ऐसा आप नहीं करोगे। नंबर 4, कोई ध्यान न दें और अपने शिक्षण कार्य को जारी रखें। यानी बच्चे की जो प्रश्न है उसको आपने अनसुना कर दिया, या फिर ऐसा करना चाहिए अध्यापक को। बिल्कुल ये तीनों ऑप्शन क्या है? बिल्कुल नेगेटिव है। आप उसको क्या करोगे? तत्काल उत्तर दोगे। और अगर तत्काल उत्तर नहीं आ रहा है आपको, तो तुरंत कोशिश करोगे कि बच्चे की जिज्ञासा है वो कहीं न कहीं देखे बताने की, या तुरंत समाधान करने की कोशिश करोगे। टीचर का यही क्या होता है? पहला फर्ज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा में शिक्षक की मूल जिम्मेदारी होती है। क्लास में शिक्षक है, उसकी मूल जिम्मेदारी क्या होती है? कक्षा में अधिगम को पढ़ाना, छात्रों से विद्यालय शुल्क वसूलना। यानी सिर्फ और सिर्फ आपका टारगेट किस पे रहेगा? फीस पे रहेगा। और जो आधुनिक शिक्षा है प्राइवेट स्कूलों के अंदर कहीं ना कहीं यही काम करती है, वो सिर्फ और सिर्फ फीस वसूलने के लिए क्या होती है? अग्रणी होती है, न कि छात्रों के शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक यानी सभी प्रकार के विकास के लिए जिम्मेदार। नंबर 3, कक्षा के छात्रों को रिकॉर्ड को व्यवस्थित करना, या फिर सिर्फ और सिर्फ छात्रों का रिकॉर्ड रखोगे, या ट्यूशन वाले छात्रों को अधिक महत्व दें। यानी जिस क्लास में आप पढ़ा रहे हो उस क्लास के बच्चे अगर आपसे ट्यूशन कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं बच्चों को आप तवज्जो दोगे, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो कक्षा में अधिगम को पढ़ाना चाहिए। यानी जितना ज्यादा बच्चा सीखता है, अधिगम का मतलब होता है सीखना। और बच्चा कब सीखेगा? जब आप अच्छे तरीके से उसको शिक्षित करोगे, प्रशिक्षण दोगे, अभ्यास करवाओगे, अच्छे मेथड से समझाओगे, तभी बच्चा क्या करेगा? क्लास में एक्टिव रह पाएगा। और एक्टिव रहेगा तो क्या करेगा? क्लास के अंदर अच्छा अधिगम प्राप्त करेगा। तो आपकी कोशिश यही रहनी चाहिए कि अच्छा अधिगम हो, अच्छा अधिगम हो। तो नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षक को मार्गदर्शक माना जाता है। शिक्षक को मार्गदर्शक माना जाता है क्योंकि उसमें भविष्य के समाज के निर्माण की अथाह क्षमता होती है। उसमें भविष्य के निर्माण की अथाह क्षमता होती है। नंबर 2, वह सामाजिक विश्वास का प्रतीक होता है। नंबर 3, वह समाज के लिए एक रखवाला होता है। नंबर 4, वह कुंठाओं का आकार देने में लिप्त होता है। यानी बालक क्या होता है? शिक्षक क्या होता है? शिक्षक क्या होता है? देश का निर्माता होता है, राष्ट्र का निर्माता होता है। तो राष्ट्र का निर्माता होता है, यानी बच्चे की नींव कौन तैयार करता है? शिक्षक ही करता है। तो उसमें भविष्य के लिए समाज के अंदर यानी भविष्य में अच्छे छात्रों का विकास करना, उसकी प्रगति करवाना। तो कहीं न कहीं मास्टर जो अध्यापक होता है वो क्या होता है? भविष्य का निर्माण करता होता है। भविष्य का निर्माण करता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
आप एक शिक्षक के रूप में विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करो, यानी आप एक टीचर हो, आप बच्चों को प्रोत्साहित करते हो। नंबर 1 बौद्धिक स्तर विकसित करने हेतु, नंबर 2 स्वावलंबी बनने हेतु, नंबर 3 उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए, या फिर अविवाहित बने रहने के लिए। यानी बच्चे को प्रोत्साहित करोगे कि आपको आजीवन क्या रहना है, अविवाहित रहना है, सिर्फ और सिर्फ उच्च शिक्षा ग्रहण करनी है, या फिर उसको स्वावलंबी बनाने के लिए क्या करोगे, प्रेरित करोगे, या फिर उसका बौद्धिक स्तर विकसित करने के लिए क्या करोगे, प्रयासरत रहोगे। तो बौद्धिक स्तर विकसित करने के लिए आप हमेशा क्या रहोगे, प्रयासरत रहोगे, और वही अच्छा अध्यापक होता है जो बालक के बौद्धिक विकास का क्या करता है, डेवलप करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक उत्थान की बात करने से पूर्व यह देखना जरूरी है कि व्यक्ति सामाजिक उत्थान के लिए तत्पर है या अथवा नहीं। बिल्कुल, यानी जब आप किसी से कोई काम करवाते हो तो बिल्कुल यह देखना जरूरी है कि फला जो बालक है यह कार्य के लिए तत्पर है या नहीं, तत्पर है या नहीं, यह देखना क्या होता है, बहुत जरूरी होता है। क्योंकि प्यासा ही कुएं के पास जाता है। और आपने ये कहावत सुनी होगी, साइकोलॉजी में पढ़ी होगी कि गधे को खेड़ तक ले जाया जा सकता है, उसको पानी नहीं पिलाया जा सकता। यानी जब तक आप में तत्परता नहीं है तब तक आप सीख नहीं पाओगे। क्या नहीं कर पाओगे, सीख नहीं पाओगे। तो बिल्कुल सदैव क्या करना चाहिए, यानी ये देखना चाहिए कि फला जो बालक है ये इसके लिए तैयार है या नहीं। तो नंबर 1 ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक उन्नति के लिए सबसे कारगर साधन है, सामाजिक उन्नति के लिए सबसे कारगर साधन कौन सा होता है, एक होता है साध्य और एक होता है साधन। साध्य का मतलब होता है उद्देश्य, यानी जो टारगेट आपने मन में डिसाइड किया है कि ये टारगेट है मेरा और इस टारगेट तक पहुंचने के लिए मुझे किस किस संसाधन की जरूरत पड़ेगी, वो क्या होता है, साधन होता है। तो ये पूछ रहा है अपना साधन की सामाजिक उन्नति के लिए सबसे कारगर साधन क्या होता है। तो उच्च शिक्षा, कठोर कानून, या फिर समाज सेवी संस्थाएं, या गरीबों में धन बांटना। तो सामाजिक उन्नति के लिए सबसे कारगर यानी अच्छी शिक्षा होगी, अच्छी शिक्षा होगी तो समाज का विकास बिल्कुल क्या करोगे, अच्छे तरीके से करोगे। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारी स्क्रीन पे, सामाजिक रूप से परिपक्व व्यक्ति ही शिक्षा द्वारा समाज की संस्कृति का क्या करता है, हस्तांतरण करता है। यानी आपने देखा होगा समाज में सबसे ज्यादा अगर किसी की वैल्यू है तो वो होती है एक टीचर की। शादी विवाह प्रोग्राम में जाते हो, कहीं न कहीं अपने जो गुरुदेव हैं वो मिलते हैं तो अपने क्या करते हैं, पैर छूते हैं। यानी सबसे ज्यादा सामाजिक, समाज के अंदर सामाजिकता स्थापित करने का काम किसका होता है, एक शिक्षक का होता है। शिक्षक समाज में एक सर्वोपरि भूमिका निभाता है। तो क्या है, संस्कृति का हस्तांतरण करता है, बिल्कुल सदैव करता है। क्या करता है, सदैव करता है। अगर वो सामाजिक रूप से मैच्योर है, शिक्षक है, तो वो क्या करेगा, यानी समाज का जरूर विकास करेगा और हस्तांतरण के लिए हमेशा क्या रहेगा, सदैव तत्पर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी समस्या के समाधान के लिए सामाजिक रूप से परिपक्व व्यक्ति तुरंत फैसला करता है, समस्या के हर पक्ष पर सोच विचार कर निर्णय लेता है, दूसरों से सलाह करके निर्णय करता है, या फिर कोई निर्णय नहीं लेता। तो बिल्कुल अगर सामाजिक रूप से सोशल मैच्योर है कोई भी व्यक्ति हो, बालक हो, युवा हो, तो वो क्या करेगा, बिल्कुल सोच समझकर फैसला लेगा। यानी सही क्या है, गलत क्या है, इन सभी तमाम पहलुओं को ध्यान में रखकर क्या लेता है, फैसला लेता है। तो यानी बिल्कुल क्या करेगा, समस्या के हर पक्ष पर सोचकर क्या लेता है, निर्णय लेता है। तो हमारा ब ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आपकी राय में छात्रों में परिश्रम का महत्व कैसे उत्पन्न किया जा सकता है। आपकी राय में छात्रों में परिश्रम का महत्व कैसे उत्पन्न किया जा सकता है। स्वयं छात्र के समक्ष श्रम करोगे, यानी या तो आप बालक के सामने क्या करोगे, कार्य करोगे, और आपको पता है बालक क्या करता है, अनुकरण करता है। क्या करता है, अनुकरण करता है। और अनुकरण, बच्चा, छोटा बच्चा होता है, वो ये नहीं जानता कि ये गलत है या सही है। वो क्या करता है, एज उनके जो टीचर है, मैम है, वो करता है, वैसे ही क्या करता है, वो अनुकरण करता है। तभी कहते हैं कि टीचर के बालक के सामने किसी भी प्रकार का कोई
गलत प्रकार का कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो क्या करता है, बिल्कुल अनुकरण करता है। तो स्वयं छात्र के समक्ष क्या करोगे, या तो मेहनत करोगे, या छात्रों को उपयोगी कहानियां सुनाकर, या फिर उन्हें श्रम का भाषण देकर, यानी आप स्पीच दोगे कि आपको क्या करना चाहिए, अत्यधिक मेहनत करनी चाहिए, उन्हें जबरदस्ती श्रम करवाकर या फिर उसको जबरदस्ती थोप कर कार्य करवाओगे, बिल्कुल। यानी स्वयं छात्र के समक्ष क्या करोगे, आप श्रम करोगे, और छात्र क्या करता है, बिल्कुल करके सीखता है। और करके कब सीखेगा, जब वो अनुसरण करेगा। तो नंबर ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार आप किस माध्यम से दूर करोगे। समाज में भ्रष्टाचार फैल रहा है, शिक्षक होने के नाते आप कैसे दूर करोगे। शिक्षा का सही प्रचार करोगे, या फिर दूरदर्शन द्वारा नाटक खबरें समाज के अंदर फैलाओगे, या फिर डंडे के जोर से पिटाई करके समाज के अंदर क्या करोगे, भ्रष्टाचार को दूर करोगे, या फिर कानून की मदद से। तो शिक्षा का प्रचार, यानी आप परिपक्व रूप से समाज के अंदर सही शिक्षा दे रहे हो, सही मार्गदर्शन कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं शिक्षा के द्वारा आप क्या कर सकते हो, भ्रष्टाचार को दूर कर सकते हो। तो नंबर ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि शिक्षा ही वो एक ऐसा हथियार है जिसके द्वारा सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। शिक्षा ही वह हथियार है जिसके द्वारा सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का एक जोटो याद होगा कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पीता है उतना ही दहाड़ता है। क्या करता है, शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पीता है उतना ही क्या करता है, दहाड़ता है। तो शिक्षा के द्वारा कहीं न कहीं हम भ्रष्टाचार को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारी स्क्रीन पे, आपकी कक्षा में एक छात्र ने चोरी की, वह इस कार्य हेतु आपसे क्षमा याचना करता है, आप शिक्षक के रूप में क्या करोगे। यानी आपकी क्लास के अंदर किसी बालक ने चोरी कर ली और आप शिक्षक होने के नाते क्या करोगे, क्षमा कर दोगे, वह भविष्य में दोहराने को मना करोगे, यानी उसको माफ करोगे और उसको बोलोगे कि बेटा ऐसा नहीं करना चाहिए। चोरी करना क्या होती है, गलत बात होती है। आप उसको समझाओगे और भविष्य में यह कहोगे कि बिल्कुल भविष्य में फ्यूचर के अंदर आप किसी भी प्रकार की कोई चोरी गलत बिहेव नहीं करोगे। या फिर ऊपरी मन से क्षमा कर दोगे, या फिर क्षमा नहीं करोगे, या फिर दंड दोगे। तो बिल्कुल यानी अपना जो सकारात्मक ऑप्शन है, पॉजिटिव ऑप्शन है, वो ए है, जिसके अंदर पूरा स्पष्टीकरण दिया है और बात भी कैसी बोल रहा है, सकारात्मक बोल रहा है। और शिक्षण अभिरुचियों के अंदर यही ध्यान रखना है कि इसके अंदर सकारात्मक बात कौन से ऑप्शन के अंदर बोली गई है, उसी को ध्यान में रखकर क्या देना है, उत्तर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अध्यापक अपनी कक्षा में एक नेता की भूमिका अदा करता है, इसलिए उसमें निम्न में से कौन सी भावना होनी चाहिए। अध्यापक के अंदर कक्षा में किस प्रकार की भावना होनी चाहिए, आशावादिता, यानी बिल्कुल आशावादी बने रहोगे, या फिर निराशावादिता, यानी हमेशा मुंह लटकाकर रहोगे, या फिर उत्साहवादी, यानी उत्साही रहोगे, या फिर भाग्यवादिता, यानी या फिर भाग्य पर छोड़ दोगे। तो ऐसा नहीं करोगे, यानी क्लास के अंदर बिल्कुल क्या रहना है, उत्साहवादिता, उत्साहपूर्वक जुनून पैदा करके क्या करना है, बिल्कुल शिक्षण करवाना है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षक के किस गुण को छात्र सर्वाधिक पसंद करेगा। यानी शिक्षक के अंदर ऐसा कौन सा गुण होना चाहिए जिससे बालक उसको सबसे ज्यादा पसंद करे। तो नंबर 1 यानी आकर्षक व्यक्तित्व है, यानी आपकी पर्सनैलिटी क्या होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, या फिर आप ड्यूटी से कार्य करते हो, या फिर समय का पंक्चुअल हो, समय की पाबंदी, या फिर पक्षपात रहित व्यवहार। यानी अगर आप टीचर हो तो बिल्कुल बच्चों के साथ क्या करोगे, पक्षपात रहित व्यवहार करोगे। और यह भी सही है कि कहीं ना कहीं अगर टीचर है तो उसकी पर्सनैलिटी होनी चाहिए, व्यक्तित्व होना चाहिए, लगना चाहिए। तो यानी अपने को ऑप्शन के हिसाब से करना है, तो बिल्कुल क्या है, पक्षपात रहित क्या करोगे, व्यवहार करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, आपका कोई छात्र किसी कारण से बहुत दुखी है, यानी एक बालक है वो क्या है, बहुत दुखी है, उसे दुखी देखकर शिक्षक के रूप में आपको कैसा लगेगा। यानी आप टीचर होने के नाते एक बालक दुखी है उसको देखकर आप कैसा अनुभव करोगे क्लास के अंदर। तो नंबर 1 ऑप्शन क्या कहता है, कोई प्रभाव नहीं होगा,
यानी किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं होगा। बच्चा रो रहा है तो रोने दो, बच्चा रो रहा है तो रोने दो, ऐसा करोगे। नंबर 2, स्वयं दुखी होगे, यानी बच्चा दुखी है तो स्वयं उसको देखकर दुखी हो जाओगे, ऐसा करोगे। नंबर 3, उसे क्या करोगे, उसको ढांढस बंधाओगे, या फिर दुख के कारण को दूर करने का प्रयास करोगे। तो बिल्कुल यानी बच्चा जिस कारण से दुखी है उसके दुख को जानकर उसको दूर करने का क्या करोगे, प्रयास करोगे। और यही एक अध्यापक की क्या होती है, जिम्मेदारी होती है। जिस चीज से बच्चा परेशान है उसको उसका कारण जानोगे, उसके बाद क्या करोगे, उसका निवारण करोगे। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके विद्यालय के प्रधानाध्यापक स्वानुशासन की व्यवस्था लागू करना चाहते हैं, आपकी राय इस संबंध में क्या होगी। स्व अनुशासन अच्छी परंपरा है, इसे लागू करना चाहिए। छात्रों में इससे उद्दंडता बढ़ेगी, इससे छात्रों के नेतृत्व गुणों का विकास होगा। इसमें क्या लाभ होगा ये कह नहीं सकते। बिल्कुल यानी विद्यालय के प्रधानाध्यापक स्व अनुशासन को लागू करना चाहता है तो इसमें छात्रों के अंदर क्या होगा, नेतृत्व का विकास होगा, नेतृत्व का विकास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेतृत्व यानी समूह का क्या करना, नेतृत्व करना। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, जैसे जैसे बालकों की आयु में वृद्धि होती है, यानी जैसे जैसे बालक बड़े होते हैं उनमें सामाजिक समूह के साथ अनुकूलता स्थापित करने के गुण होते जाते हैं, अपेक्षाकृत कम। यानी जैसे जैसे बालक बड़ा होता है तो उसके अंदर कहीं ना कहीं सामाजिकता के गुण हैं वो क्या होते हैं, डेवलप होना शुरू हो जाते हैं, विकसित होना शुरू हो जाता है। और जैसे ही बालक समाज के अंदर देखता है तो बहुत कुछ सीख पाता है। और बच्चे की प्रथम पाठशाला कौन होती है, उसका परिवार होता है। और अगर आधारभूत क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि बालक की आधारभूत पाठशाला होती है तो बिल्कुल क्या होता है, परिवार होता है, बालक के माता पिता होते हैं। उसके बाद अगर पूछे कि बालक की प्रथम पाठशाला परिवार, क्वेश्चन आधारभूत पूछे या प्रथम पाठशाला पूछे, दोनों में कौन होता है, परिवार होता है। और जैसे जैसे बालक बड़ा होता है तो कहीं ना कहीं सामाजिकता के गुण उसके अंदर क्या होते हैं, पनपने लगते हैं। तो यही पूछ रहा है, कम नहीं होते, अधिक मात्रा में होते हैं या उपेक्षाकृत सुदृढ़ होते हैं। बिल्कुल अपेक्षाकृत क्या होते हैं, सुदृढ़ होते हैं। सामाजिकता के गुण क्या होते हैं, सुदृढ़ होते हैं। तो ऑप्शन 3 अपना क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, छात्रों के सर्वांगीण विकास हेतु निम्नलिखित प्रणाली सर्वोत्तम है, सबसे अच्छी प्रणाली कौन सी है, निरंकुश नेतृत्व है, नंबर 2 प्रजातांत्रिक नेतृत्व है, नंबर 3 उपयुक्त दोनों के मध्य की स्थिति, या फिर उपयुक्त दोनों का अनुबंध। तो बिल्कुल यानी प्रजातांत्रिक नेतृत्व होना चाहिए। कैसा नेतृत्व है, प्रजातांत्रिक नेतृत्व होना चाहिए। तो अपना सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नियमों को सबसे अधिक पालन करना चाहिए, नियमों का सबसे अधिक पालन करना चाहिए नेता को या समूह के कुछ सदस्यों को या प्रत्येक को। तो नियमों का सबसे अधिक पालन किसको करना चाहिए, नेता जो होता है उसको करना चाहिए। और हर जगह क्या होता है, नेता होता है। और अभी पीटीटी में यही क्वेश्चन पूछा गया था कि विद्यालय के अंदर नेता कौन होता है, तो विद्यालय के अंदर पूरे विद्यालय का नेता होता है एचएम, प्रधानाध्यापक होता है। और क्लास के अंदर, कक्षा के अंदर नेता कौन होता है, तो जो कक्षा का जो क्लास टीचर होता है वो क्या होता है, कक्षा का नेता होता है। पूरे विद्यालय का नेता एचएम होता है। जैसे अपने घर में अपने मम्मी पापा नेता होते हैं, अपने दादा दादी होते हैं, उसी प्रकार विद्यालय में क्या होता है, प्रधानाध्यापक होता है। और क्लास के अंदर कौन होता है, शिक्षक होता है। यानी नेता के अंदर क्या होता है, सबसे ज्यादा नियमों का क्या करना चाहिए, पालन करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने व्यवसाय में चाहिए, यानी आप किसी भी प्रकार का कोई व्यवसाय कर रहे हो तो उसके अंदर क्या होनी चाहिए, बिल्कुल क्या होनी चाहिए, सूझबूझ होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, सूझबूझ होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा में अध्यापक को उन छात्रों की प्रशंसा करनी चाहिए जो घर में पढ़ाई के साथ साथ माता पिता के कार्य में सहायता करते हैं। यानी उन बालकों की आप हमेशा प्रशंसा करोगे जो पढ़ाई के साथ साथ कहीं ना कहीं परिवार के अंदर भी हाथ बटाते हो, माता के काम में सहयोग करते हो, पिता के काम में सहयोग करते हो। तो उन बालकों की सदैव क्या करनी चाहिए, प्रशंसा करनी चाहिए, ताकि और भी बच्चे क्या हो, इससे मोटिवेट हो, क्या हो, अभिप्रेरित हो। तो सदैव नंबर ए ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना,
सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यार्थियों में सामाजिक संवेदनशीलता विकसित करने की सर्वोत्तम विधि है, यानी विद्यार्थियों में सामाजिक संवेदनशीलता विकसित करनी है, उसके लिए सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? पाठ्य पुस्तक, वास्तविक जीवन के वृत्तांत, या चित्रात्मक प्रदर्शन, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप यानी जो बच्चा वास्तविक जीवन के अंदर वृत्तांत देखता है, यानी बच्चा क्या करता है, सुनकर व देखकर, यानी जिसमें क्या होता है, यानी सर्वदर्शी दोनों साधनों का प्रयोग होता है, उसके अंदर बच्चा क्या होता है, अत्यधिक एक्टिव होता है। एक्टिव रहेगा तो क्या करेगा, बच्चा जल्दी सीखेगा। तो वास्तविक जीवन का वृत्तांत सुनाकर उसको क्या करना चाहिए, सामाजिक संवेदनशीलता विकसित करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोत्तम शिक्षक होता है, यानी सबसे अच्छा शिक्षक कौन होता है? छात्रों से प्रश्न पूछने वाला, यानी जो छात्रों से हमेशा प्रश्न पूछता रहे वो अध्यापक सबसे अच्छा होता है, या फिर छात्रों को अभिप्रेरित करने वाला, यानी हमेशा छात्रों को मोटिवेट रखता हो, या फिर शब्दार्थ बताने वाला, या फिर अनुकरण क्षमता विकसित करने वाला। क्या, यानी अनुकरण। तो सबसे अच्छा अध्यापक कौन होता है, यानी वह अध्यापक सबसे अच्छा होता है जो विद्यार्थी को क्या करता है, मोटिवेट रखता है, हमेशा मोटिवेट रखता है, वह शिक्षक क्या होता है, सबसे अच्छा शिक्षक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अध्यापक के रूप में आपका प्राथमिक कर्तव्य होना चाहिए, यानी आप अध्यापक हो, आपकी प्रथम ड्यूटी क्या बनती है? एक सम्मानित नौकरी के लिए तैयार करना, यानी बालक को एक सम्मानित नौकरी के लिए तैयार करोगे। राष्ट्र के लिए जिम्मेदार नागरिक बनाना, राष्ट्र के लिए एक जिम्मेदार नागरिक बनाओगे। विद्यालय के अच्छे परिणाम तैयार करना, यानी हमेशा आपका रिजल्ट पे फोकस रहेगा, या फिर प्रशिक्षित एवं कुशल व्यक्ति देने हेतु बनाना। तो बिल्कुल यानी राष्ट्र के लिए एक जिम्मेदार नागरिक बनाना, यह आपका क्या रहेगा, कर्तव्य रहेगा। कहीं न कहीं ये ड्यूटी आपकी सबसे अच्छी ड्यूटी रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षक होने के नाते आप वर्तमान स्तर पाठ्यक्रम सही समय पर पूरा नहीं करवा पाए, ऐसी स्थिति में आप क्या करोगे? यानी मान लीजिए आप किसी क्लास में पढ़ा रहे हो और आपका सिलेबस समय पे कंप्लीट नहीं हुआ, समय पे कंप्लीट नहीं हुआ, उस दशा में आप क्या करोगे, उस कंडीशन में आप क्या करोगे? तो यानी आपका क्या फर्ज बनता है, इन ऑप्शनों के आधार पे अपने को उत्तर देना है। तो नंबर 1, छात्रों को स्वयं अध्ययन करने की सलाह दोगे, यानी ऐसे कह दोगे कि जो सिलेबस बच गया है वो आप स्वयं पढ़ लेना, या फिर विषय वस्तु से संबंध मुख्य बिंदु बता दोगे, यानी ऊपरी ऊपरी बातें बता दोगे विषय वस्तु से संबंधित, या फिर अतिरिक्त समय प्रदान कर पूरा करवाने का प्रयास करोगे, यानी या फिर उसको अतिरिक्त समय देकर सिलेबस पूरा कवर करवाने का प्रयास करोगे, या फिर छात्र को ट्यूशन हेतु बुलाओगे, यानी या फिर यह कहोगे कि आपका सिलेबस अगर पूरा नहीं हुआ है तो आप ट्यूशन पे आ जाना। बिल्कुल ऐसा नहीं करोगे तो क्या करोगे, यानी अतिरिक्त समय देकर आप क्या करोगे, सिलेबस करवाने की पूरी जिम्मेदारी लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यालय में छात्र संघ के बारे में आपका क्या मत है? विद्यालय में जो छात्र संघ के चुनाव होते हैं उसमें मत पूछ रहा है। नंबर 1, छात्र संघ से छात्रों में अनुशासनहीनता बढ़ती है, यानी अगर छात्र संघ के चुनाव करवाते हैं तो छात्रों में अनुशासनहीनता की भावना बढ़ती है, या फिर छात्र संघ से छात्रों में आत्म संयम, स्व अनुशासन तथा प्रजातंत्रीय भावना विकसित होती है, या फिर केवल कॉलेज स्तर पर ही छात्र संघ सफल होते हैं, या फिर छात्र संघ होने न होने से कोई अंतर नहीं पड़ता। यह सोच गलत है। बिल्कुल यानी केवल कॉलेज स्तर पर ही छात्र संघ क्या होता है, बिल्कुल सफल होता है, न कि विद्यालय स्तर पे। तो ऑप्शन 3 हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप पति पत्नी एक ही विद्यालय में है, अगर पति पत्नी एक ही विद्यालय के अंदर है, आपका व्यवहार विद्यालय में परस्पर होगा, यानी आप किस प्रकार का व्यवहार करोगे? तो नंबर 1 ऑप्शन क्या कहता है, संतुलित, यानी बिल्कुल आप कम्युनिकेशन बना के रखोगे, या फिर मित्रतापूर्ण। नंबर 3 आत्मीय, या फिर घर की तरह, यानी घर में रहते हो उसी प्रकार आप विद्यालय में रहोगे। बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। अगर पति पत्नी साथ में है और एक ही विद्यालय में जा रहे हैं तो उनका ड्यूटी बनती है कि वो हमेशा क्या रहे, संतुलित व्यवहार बनाकर रखें, स्कूल के अंदर संतुलित व्यवहार बनाकर रखें। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, अपना सही हो जाएगा।
ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, छात्र के साथ अंतर संबंधों के संतुलित होने पर सदैव स्वस्थ वातावरण का निर्माण होता है, इस कथन से आप क्या समझते हैं? यानी बच्चे के साथ अगर इंटरकनेक्ट रहोगे तो क्या होगा, पूर्ण सहमत हैं, वातावरण का निर्माण क्या होगा, बिल्कुल अच्छा रहेगा, स्वस्थ रहेगा। या फिर इस बात से आप आंशिक सहमत हैं या फिर असहमत हैं? बिल्कुल पूर्ण सहमत हैं। अगर छात्रों के साथ अंतर संबंधित कोई क्रियाकलाप करते हो तो सदैव स्वस्थ वातावरण का क्या रहेगा, निर्माण रहेगा। तो ऑप्शन फर्स्ट अपना क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी बालक के पिता की आकस्मिक निधन से उसकी पढ़ाई में व्यवधान आ रहा है, आप छात्र के रूप में क्या करेंगे? यानी कोई बालक है, उसकी पिता की मृत्यु हो गई, आप उसके साथ कैसा बिहेव करोगे? नंबर एक, अपने पास से धन दोगे या फिर बालक को क्या करोगे, अपने पास से क्या दोगे, कुछ पैसे दोगे या फिर साथियों से धन एकत्रित करोगे? यानी जो भी आपके साथी हैं उससे धन एकत्रित करके बच्चे को दोगे या फिर प्राचार्य या अध्यापक से विचार विमर्श करोगे या फिर समान विद्यालय से आर्थिक सहायता दिलाने का प्रयास करोगे? बिल्कुल द ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अध्यापक होने के नाते आप बिल्कुल यही काम करोगे, यानी विद्यालय से समान रूप से उसे आर्थिक सहायता दिलाने की पूरी कोशिश करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी आज के क्वेश्चन हमारे होते हैं कंप्लीट। आशा व उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बार बार आपको प्रैक्टिस करनी है, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, यानी इस सब्जेक्ट के अंदर पूरे में से पूरे 150 में से 150 नंबर आने के पूरी संभावना होती है। तो आप बार बार क्या करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो और जो पीछे के पेपर हैं उनको देखते रहो ताकि आपको पता चले कि किस लेवल का पेपर आ रहा है, किस लेवल का पेपर आ रहा है। और बाकी मैं तो कोशिश कर ही रही हूँ बीच बीच में बताने की कि किस प्रकार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और वर्तमान में क्या ट्रेंड चल रहा है। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं एक नए सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।